नमस्कार। कोठी स्थित अपर आयुक्त के दफ्तर के स्टोर में सुबह फिर आग की सूचना मिली। आग पर फायर फाइटरों ने ही काबू पाया। पहले भी कोठी के रिकॉर्ड रूम में ही आग लगी थी। लोगों का एक कहना है कि यह दूसरी आग है। दूसरी आग का मतलब समझिएगा, जो कागजों में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पिछली बार भी कागजों को ही इस आग ने चपेट में लिया था, इस बार फिर वही आग। इसलिए इसे कहा जा रहा है कि यह दूसरी आग है। आग सिर्फ रिकॉर्ड रूम में ही लगती है। न जाने ये कौन सी जमीन की नरवाई है जिसकी चिंगारी कोठी तक पहुंच जाती है और आग शॉर्ट सर्किट का रूप लेकर कागजों को निशाना बनाकर कई बड़ों को और बड़ा बना देती है। खैर, अपने कमिश्नर साहब को नया कलेक्टरेट या यूं कहें कि नया प्रशासनिक भवन समझ में नहीं आया। करोड़ों की यह बिल्डिंग साहब के एक ना कहने से मिट्टी हो गई। कमिश्नर साहब नई बिल्डिंग में कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वह सिंहस्थ कार्यालय में चले गए। चर्चा यह है कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। लेकिन अफसरों की अपनी सोच होती है और यह सोच करोड़ों से अलग होती है, इसलिए ये अलग होते हैं। खैर, सिंहस्थ मेला कार्यालय में एक अगले सिंहस्थ की प्लानिंग भी हो रही है, इसलिए कमिश्नर पहले से ही वहां स्थापित हो गए हैं कि मॉनिटरिंग सही तरीके से हो सकेगी। बी पॉजिटिव। नगरीय निकायों की चुनाव की घोषणा हो गई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बदले गए। गजनी की जगह नए युवा चेहरे को लाने की कोशिश की गई। रवि भदौरिया शहर अध्यक्ष बनाए गए। जोश के साथ प्रेस से मिले और उन्हें वे सब आदर्श चुनावी मुद्दे याद आ गए, या यूं कहें कि प्रेस के सामने वो फहरिस्त लेकर आए थे जो चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के मुद्दे को लेकर उन्होंने खूब कहने का प्रयास किया, लेकिन भदौरिया ये भूल गए कि जब जब महाकाल से संबंधित कोई भी मुद्दा गरमाया वो मुख्य धारा में कभी नजर नहीं आए। आंदोलन करने वाले कुछ कांग्रेसी जरूर सामने आए, लेकिन भदौरिया ने कभी भी जन आंदोलन में अपना पार्ट नहीं निभाया। फिलहाल सज्जन वर्मा ने विधायक महेश परमार को महापौर प्रत्याशी बनाने का संकेत दिया। जैसा कि हमेशा से होता आया है कि कांग्रेस में अंतर विरोध सामने आ गया। विपक्ष के बजाय अपनी ही पार्टी के स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी के नाम पर जो विरोध खड़ा हुआ, उससे पूरी कांग्रेस स्तब्ध है। चेतन यादव की चेतना जागृत हो गई और उन्होंने अपने ही तेवर दिखाकर साफ कर दिया कि कांग्रेस के लिए पहले अपने कुनबे की जो कला है उसको शांत करने में समय लगेगा। तब तक भाजपा नए गीत गा चुकी होगी। अभी तो वार्ड के दावेदारों को यह सूझ नहीं पड़ रहा है कि टिकट के लिए सही चेहरा कौन सा है, जिसके पास जाया जाए और अपनी बात रखी जाए। बटुक जी और कांग्रेस के पहलवान यानी कि आजाद यादव का अपना शीत युद्ध जग जाहिर हो गया है। कमलनाथ खेमे के रवि भदौरिया, नूरी और अन्य नेता क्षीरसागर के कांग्रेस भवन में एकदम से तेजस्वी हो गए। कई बार तो कुछ नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि कमलनाथ उनके डील में आ गए। कुछ नए वार्ड पर्यवेक्षक अपने आप को अंतरिक्ष यात्री समझने लगे हैं, जो कल तक बाइक में घूमते थे, दूसरों की अल्टो कार में दावेदारों से मिलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर अभी खान पान का समय बहुत अच्छा है। रवि भदौरिया जो इस समय अपने आप को सुप्रीमो समझ रहे हैं, वे जान ले कि आने वाले समय में विपरीत परिस्थितियों की भी मानसिकता तैयार रखें। अभी ऊर्जा को सही दिशा में खर्च करने का वक्त है। इधर बीजेपी में रुको और देखो की स्थिति चल रही है। सांसद अनिल फिरोजिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बीते 8 सालों की केंद्र सरकार की नीतियों का खुलकर गुणगान किया। इसके पहले कि प्रेस मीडिया उनसे कुछ मुखातिब हो पाती या कुछ पूछ पाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्ति की घोषणा कर दी गई। बाद में जब अलग से हमने दंगों में बीजेपी की प्रादेशिक सरकारों और इंटेलिजेंस एजेंसी के फेल्योर होने पर चर्चा की और कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनके पलायन पर
प्रश्न पूछा तो वे प्रश्न के जवाब पर हमें कोरोना वैक्सीन के निर्माण की कहानी सुनाने लगे। यह सब बीजेपी नेताओं की को बेहतरीन तरीके से आता है। यही अंदाज इन नेताओं की अपनी पहचान है। मुद्दों से भटकाना और कहानी को एकता कपूर की तर्ज पर मोड़ दे देना, ये उनकी अदा है। इन नेताओं की एक बहुत बड़ी खासियत है ये। इधर पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय का नाम लगभग फाइनल हो गया है, ऐसा सोशल मीडिया में वायरल हुआ। बीजेपी में भी विरोधियों ने अपने पॉलिटिकल वेपन पर धार देना शुरू कर दिया। पुराने वीडियो, कहानियां सब नेताओं ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दावेदारों का यह कहना है कि हम भी बरसों से लाइन में हैं, हमें कब मौका मिलेगा। ये सब पॉलिटिकल जो वेपन है वह अब निकाले जाएंगे, लेकिन ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है। लेकिन पॉलिटिक्स में एक बात यह भी कही जाती है कि जिसको बर्फ की तरह गलाना हो उसके नाम को अफवाहों की गर्म लू में झुलसा दो, अपने आप बर्फ पानी हो जाएगी। समझदार को इशारा काफी है। अभी चिंतामणि की यात्रा समाप्त हुई है, नई यात्रा में समय लगेगा। इधर महाकाल मंदिर में दो पुजारियों के बीच का वैचारिक युद्ध शिकवा शिकायतों के दौर तक पहुंच गया। एक पुजारी जिनका नाम महेश गुरु बताया गया है, उन्होंने बाकायदे अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के बैनर से एक शिकायत की। एक लेटर हेड अखिल विश्व पुजारी महासंघ के बैनर से वायरल हुआ। इसमें महाकाल मंदिर की अनियमितताओं में एक पुजारी की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री और कलेक्टर प्रशासक को की गई है। यानी कि अखिल विश्व पुजारी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष पंडित महेश पुजारी अपने ही महाकाल मंदिर की समस्या से दो चार हैं, तो फिर वे अखिल विश्व के पुजारियों की समस्या से कैसे निपट पाएंगे, समझ में नहीं आता। सुना है कि आने वाले समय में वे अखिल ब्रह्मांड पुजारी महासंघ बनाने जा रहे हैं, जिसमें वे दूसरे ग्रहों के देव मंदिरों के पुजारियों का भी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। वैसे महेश जी अखिल भारतीय स्तर पर पुजारियों के मुद्दे कैसे उठाएंगे जब वे यही असहाय और लाचार महसूस कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि वे मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री की शिकायत कर रहे हैं। मजेदार बात, उनका कहना है कि वे किसी पुजारी विशेष को मंदिर समिति का सदस्य मुख्यमंत्री की निकटता की वजह से ही बनाया गया। तो पंडित महेश जी, इसमें कुछ नया क्या है? ऐसा ही होता है, जो मुख्यमंत्री का खास होता है या सत्ता पक्ष के नजदीक होता है वही लाभ के पद का भागीदार होता है। बनी बात है। आपने मुख्यमंत्री को अपने पत्र में नया क्या लिखा? खैर, मुद्दे पर लौटते हैं। इन्होंने शिकायत की कि कथित मंदिर समिति के सदस्य की वजह से टेक्निकल कारणों से ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की प्रतिमा का क्षरण हो रहा है। तो हमें यह समझ में नहीं आता कि जब हर 2 वर्ष बाद सुप्रीम कोर्ट की टीम यहां निरीक्षण के लिए आती है, तब यह मुद्दा आपने यहां क्यों नहीं उठाया या वहां क्यों नहीं उठाया? सीधे सीधे आप मंदिर प्रशासक और कलेक्टर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कलेक्टर की अनदेखी की वजह से महाकाल मंदिर की प्रतिमा का क्षरण हो रहा है, शायद आप यही कहना चाहते हैं। हाँ, एक बात और, आपने अपने पत्र में यह भी कहा कि पुजारियों में भय का वातावरण है। तो आप साहब अखिल विश्व के पुजारी महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष, उनका भय दूर क्यों नहीं करते? कुल मिलाकर पुजारी महासंघ जब विश्व के पटल पर छा जाएगा तब निश्चित रूप से आपके हित साध्य हो जाएंगे। तब औरों की तरह आपको भी क्षरण दिखाई नहीं देगा। अपने हितों का क्षरण जब जब होता है तब तब हर और क्षरण वेग से होता है या वेग से होता दिखाई देता है। फिलहाल मंदिर के आसपास अब किन्नर श्रद्धालुओं से नेग मांगते, जबरदस्ती जबरन नेग मांगते दिखाई नहीं देंगे। ये कलेक्टर ने आदेश दिया है। पिछले दिनों एक मीडिया कर्मी के साथ मारपीट के बाद मीडिया कर्मियों और उज्जैन भर के श्रद्धालुओं की यह मांग थी कि कथित किन्नरों की इस जजिया वसूली को रोका जाए और उनके आतंक से मंदिर को मुक्त किया जाए। अब देखना यह कि आने वाले समय में कब तक किन्नरों का समूह महाकाल मंदिर के आसपास दिखाई नहीं देगा।
वैसे उज्जैन में किन्नर समाज को बड़े ही आदर की दृष्टि से देखा जाता है। किन्नरों के प्रमुखों ने पिछले दिनों उज्जैन उत्तर और दक्षिण के किसी भी मुख्य धारा से मंदिरों में वसूली जाने वाली किन्नर की नेग राशि से या किन्नर गिरोह को खुद से अलग किया है। फिलहाल उज्जैन में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, तो फिर सावधानी आवश्यक है। सतर्क रहें, सजग रहें और नियमों का पालन करते हुए अपने आप को वायरस से बचाएं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।